Hello, this is the second lecture of the series of lectures which are being recorded here so that you people who are at home due to the pandemic and are unable to move out and to attend the classes regularly in the schools. The department has initiated this process of broadcasting the teleclasses so that maximum, or we can say majority of the students can attend the classes without much spending of the precious money. In this second lecture of the class 12th, we are going to discuss the emergence of two blocks. In the first lecture, we discussed the Cold War, its origin and the causes of Cold War. In this lecture, we will mainly focus on the emergence of two blocks, non-aligned movement and the new international economic order. So let us discuss the first topic. It is the emergence of two blocks. As I have already discussed in the first lecture that the Second World War was a source of big, deep and far-reaching changes in the international power structure. We discussed that how the multipolar world, how it ended and how a new world order, or we can say a new international power structure emerged, the bipolar world. The World War II ended the multipolar power structure and we have seen the emergence of bipolar world. जैसे मैंने बेटा आपको पहले टॉपिक में बताया कि कैसे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड सारा खत्म हो गया और एक जैसे मैंने उस वक्त में भी वो आपको दिखाया था यहाँ पर कि कैसे दो जो सुपर पावर्स कैसे ये वजूद में आए और जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर जो बना पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर बना, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर जो बना, इसमें कैसे दो सुपर पावर्स खाली इमर्ज हुए. Only two superpowers emerged. We have seen the emergence of only two superpowers. हमने सिर्फ दो सुपर पावर्स की इमर्जेंस देखी है. इससे पहले बहुत सारे सुपर पावर्स थे. जैसे मैंने आपको कहा वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले हमारे पास जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड था. देयर वर सो मेनी सुपर पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जापान, जर्मनी, Italy, France, or we can say Spain, Belgium, Austria, they were the big powers at that time. लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड ने उन सब को खत्म किया और एक नए बैनुल अक़वामी सियासी निज़ाम को इस तश्कील में लाया और उसमें ये जो दो सुपर पावर्स ये जो इमर्ज हुए हैं, एक USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड USSR. तो जो यहां पर जो इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स है, इमर्जेंस है जो टू ब्लॉक्स की जो इमर्जेंस है हमें देखनी है इमर्जेंस टू ब्लॉक्स की. लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा कि हाउ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एंडेड एंड हाउ द बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज. अब जब अगर हम बात करेंगे जो ब्लॉक इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स की, सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स. ये ब्लॉक्स ये क्या है, ब्लॉक क्या है?
ब्लॉक क्या है? इन इंटरनेशनल रिलेशंस bloc refers to a group of nations in international relations. Bloc refers to a group of nations. Group of nations. Group of nations. A group of nations who do believe in, who do believe in one, who do believe in one political ideology, economic system, and collective security. या हम लिखेंगे यहां पर who do believe in collective security or common सिक्योरिटी. ब्लॉक क्या है? इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स. हमने इंटरनेशनल लेवल पर कैसे देखा है कि दो अलग अलग जो ब्लॉक्स बने उस इमर्जेंस कैसे हुई है. मैंने आपको कहा है कि ब्लॉक को अगर हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ ब्लॉक? व्हाट इज अ ब्लॉक? ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस. ये मुल्कों का बहुत 2, 4, 6, 10 ए ग्रुप ऑफ नेशंस. There is no fixed number of nations, but a group of nations who do believe in, जिनका यकीन होगा एक ही पॉलिटिकल निजाम है, एक ही सियासी निजाम है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सिक्योरिटी. जो एक पॉलिटिकल, एक सियासी निजाम, जो एक उनका इक्तिसादी निजाम और जो उनके अलावा जो उनकी सिक्योरिटी होगी, कॉमन कलेक्टिव सिक्योरिटी, साथ में रहने के लिए. तो वो मुल्क जो इनका एक ही हुआ, वो मुल्क जो एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक इकोनॉमिक सिस्टम और कलेक्टिव सिक्योरिटी पर भरोसा रखते हैं, उसे हम ब्लॉक कहते हैं. उसे हम ब्लॉक कहते हैं. इसी तरह से जब ये दो मुल्क जब ये दो मुल्क इमर्ज हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, when these two countries emerged as the two superpowers, मैंने आपको कहा कि one of the cause of the Cold War, in the previous lecture I discussed how the world supremacy became a cause for the Cold War, for the emergence of Cold War. तो इसीलिए इसी जमन में हम कहते हैं कि ये जो दो सुपर पावर्स है, जब ये वजूद में आए, जब ये आफ्टर द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जब ये दो वजूद में आए, अब इन दो ने क्या किया? इन्होंने एक दूसरे के साथ जो रिलेशन डेवलप की है, द रिलेशन विच दीज टू सुपर पावर्स डेवलप्ड विद ईच अदर, the relation which these two countries developed with each other, it was a relation of hate, it was a relation of suspicion, it was a relation of antagonism, it was a relation of constant conflict and such. ये जो कोल्ड वार है इनके दरमियान, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, जो कोल्ड वार इनमें डेवलप हुआ,
इस कोल्ड वार में दोनों सुपर पावर्स ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों पर इनकी जो है इनका जो निजाम है वो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों पर कायम हो, वो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों पर कायम हो। द कोल्ड वार produced a vertical division in the international politics. It divided the international political, economic and military outlook of the all countries into two blocks. ये जो दुनिया में बाकी छोटे छोटे मुल्क थे, बहुत सारे मुल्क थे, बहुत सारे मुल्क जो उस वक्त थे, वो जो ममालिक उस वक्त के थे, उनमें से जिनको इनका सिस्टम पसंद आया, जिनको इनका सिस्टम पसंद आया, इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी पसंद आई, इनका इकोनॉमिक सिस्टम पसंद आया, इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी पसंद आई, उन्होंने इस सुपर पावर को ज्वाइन किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड वी कैन से आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, जो दुनिया के ममालिक थे, उन्होंने क्या किया इस नए दौर में, इस नए सियासत के दौर में बहुत सारे मुल्कों ने, जिनको ये इनका निजाम, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का सियासी निजाम, इक्तिसादी निजाम और इनका जो तहफ़्फ़ुज़ी निजाम था, जब वो उनको पसंद आया, ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और वी कैन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, or we can say here the economic system and the here we are saying the collective security, जिनको इनका निजाम पसंद आया, उन्होंने इनको ज्वाइन किया। बहुत सारे मुल्कों ने उन्होंने इनको ज्वाइन किया। those countries who were in favor of the system of the political ideology of the USA, the economic system of the USA and the collective security of the USA, they joined the US. They became the partners of the US. And those countries who were in favor of this, the system, the political ideology, the economic system, and the collective security of this superpower, the superpower of Union of Soviet Socialist Republics, they joined this superpower. कुछ मुल्कों को इनका निजाम पसंद आया, उन्होंने इनको ज्वाइन किया है। कुछ मुल्कों को इनका निजाम पसंद आया, उनको इनका निजाम पसंद, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो जो उस वक्त एक प्रिंसिपल था पोस्ट कोल्ड वार, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा में एक प्रिंसिपल था, यू आर आइदर with me or against, you are either with me or against me। दो सुपर पावर्स ने ये एक उसूल बनाया, यू आर आइदर विद मी और अगेंस्ट मी। हम इसे इन अल्फाजों में भी कह सकते हैं, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, my enemy's enemy is my friend and my enemy's friend is my enemy। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, my enemy's enemy, अब यहां है my enemy's enemy is my friend, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इसका दुश्मन जो ये है, उस वक्त उस कोल्ड वार के जमाने में इसका जो बड़ा अमेरिका का दुश्मन था वो यूएसएसआर था। और अमेरिका ने ये उसूल बनाया कि जो मेरे दुश्मन, यानी जो यूएसएसआर का दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है। वो जो इसका मतलब है जो इसका दुश्मन बनाए तो उसने इसको ज्वाइन किया। और इसके लिए भी ये प्रिंसिपल लागू हो जाता था, इसके लिए भी ये उसूल लागू हो जाता था, जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन ये था और जो इसका दुश्मन था उसने इसको ज्वाइन किया है। सो यहां पर ये जो प्रिंसिपल है, यू आर आइदर विद मी आर अगेंस्ट मी, इसने दुनिया में जो ममालिक थे उनको अलग थलग किया एक दूसरे के साथ।
those countries who were in favor of capitalism, of democracy, of individual freedom, of private property, they joined this superpower, the United States of America. And those people who were in favor of communism, of state ownership, of proletarian dictatorship, of classless society, of stateless society, so वो जो है स्टेट ओनरशिप, दे ज्वाइनड दिस सुपर पावर. जो कोल्ड वार, जो सरद जंग, द कोल्ड वार which emerged between the two superpowers after the World War II, इसने सिर्फ इन दो सुपर पावर्स को अलग नहीं किया है, बल्कि इसने दुनिया के लगभग दो हिस्से किए. इसने दुनिया के दो हिस्से किए. एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना, ये इसके अलायंस पार्टनर्स है. अलायंस पार्टनर्स, अलायंस पार्टनर्स, जो इसके अलायंस पार्टनर्स ने इसे ज्वाइन किया. और जो यहां है ये इसके अलायंस पार्टनर्स, अलायंस पार्टनर्स. अलायंस पार्टनर. अब जो इनका निजाम है, अब ये खाली अमेरिका नहीं रहा, अब ये खाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहा. नाउ इट वाज नॉट ओनली ए सुपर पावर, इट वाज ए ब्लॉक. क्यों ये ब्लॉक क्यों था? क्योंकि नाउ इट वाज ए ग्रुप ऑफ नेशंस. अब ये क्या? इट वाज ए ग्रुप ऑफ नेशंस. ये एक ग्रुप ऑफ नेशंस था जिनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्लॉक रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ नेशंस हु डू बिलीव इन वन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, इसको हम डेमोक्रेसी कहते थे. डेमोक्रेसी. जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो डेमोक्रेसी थी. जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम था, इट वाज कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म. मैंने आपको कहा व्हाट इज अ ब्लॉक? A bloc is a group of nations who do believe in one political ideology, one economic system and a common collective security, और एक collective security. तो ये जो ग्रुप अब था, अब इसमें खाली अमेरिका नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्क थे. इसमें बर्तानिया था, इसमें बहुत सारे वेस्ट के कंट्रीज थे. जो ये ब्लॉक बना, इनकी जो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट वाज डेमोक्रेसी. इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इट वाज कैपिटलिज्म. और इनका जो सिक्योरिटी अलायंस था, सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो इनकी थी, ये थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, या सीटो भी हम कह सकते, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो, सीटो, सेंटो जो इनकी थी. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हम कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसको नाटो, सीटो, सेंटो, ये इसके कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंसेस थे जिसने डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया दुनिया में जो इसने बनाए थे. तो जो इनका था, इनका भी अपना था. इनका जो पॉलिटिकल, जो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म या जिसको हम कहेंगे स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, अभी कायम पूरा ये नहीं हुआ, ये उसमें पूरी तरह से कायम नहीं हुई, लेकिन मोटिव वही था, ऑब्जेक्टिव वही था. और इसके अलावा इनका जो था स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो स्टेट कंट्रोल्ड थे. इनका जो इकोनॉमिक निजाम था वही. और इनका जो सिक्योरिटी अलायंस था, इट वाज वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट. इस तरह से जो कोल्ड वार है, इसने दुनिया को सिर्फ दो सुपर पावर्स के दरमियान जंग नहीं, इसकी वजह से सिर्फ दो सुपर पावर्स के दरमियान हालात खराब रहे,
हालात कशीदा रहे, हालात पेचीदा रहे, बल्कि इसने लगभग दुनिया को दो ब्लॉक्स में, दो हिस्सों में तकसीम किया है। वन, इट इज द यूएसए, द यूएस ब्लॉक। और अब ये सारा है, अब हम इसको यूएसए नहीं कहते, अब जो इसका नाम है, जो हम इसका नाम देते, इट इज यूएस ब्लॉक। इसे हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसे हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसे हम वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, इसे हम डेमोक्रेटिक ब्लॉक भी कहते हैं। आप कोई भी नाम लो, इन चार में से एक ही कहलाता है। यूएस ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, डेमोक्रेटिक ब्लॉक। ये ब्लॉक यूएस ब्लॉक, और वी कैन से डेमोक्रेटिक ब्लॉक, capitalist block. Capitalist block refers to that block in which there were a number of countries which were headed by the USA and which were having their own political ideology. That was the ideology of democracy. They were having their own economic system. It was the capitalism, and they were having their own collective security. They were having different security these treaties with different countries. और वो जो थे उनको जो नाम था, it was NATO, CETO, CENTO. चाहे आप इसे यूएस ब्लॉक कहो, कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहो, आप वेस्टर्न ब्लॉक कहो या डेमोक्रेटिक ब्लॉक कहो। इसी तरह से जो ये ब्लॉक बना है, इसे सोवियत ब्लॉक कहते हैं, इसे सोवियत ब्लॉक कहते हैं, इसे सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसे कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसे ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। सो द कोल्ड वॉर, which created the suspicion, which created the antagonism, which created the mistrust, which created the misperception among the two superpowers. This mistrust, this misperception, with the passage of time, it led to the emergence of two blocks. अब ये जो दो ब्लॉक्स बने, अब ये खाली दो मुल्क नहीं रहे, बल्कि ये जो है ये दो ब्लॉक्स रहे। एक ब्लॉक द यूएस ब्लॉक फॉर्मुलेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म and constituted the military alliances like NATO, like CETO, like CENTO. And the Eastern Bloc, the Soviet Bloc, the Socialist Bloc, the Communist Bloc, it had its own political ideology, the ideology of communism. It had its own economic system, the state-controlled economic, the state-owned economic system, where the means of production were state-owned, state-controlled, and they were having their own military alliance by the name of Warsaw Pact. Hence, the two superpowers, the two superpowers, along with their respective alliance partners, divided the world into two blocks. और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के अलावा सिक्योरिटी अलायंस ने किया कि कैसे इसने अपना ब्लॉक क्रिएट किया और इसने अपना ब्लॉक क्रिएट किया। अगर अब हमें ये यहां पर हमारे जहन में ये भी ख्याल आता है, या आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि अगर ये दो सुपर पावर्स इतने बड़े सुपर पावर्स थे, दे वर हैविंग ट्रमेंडस पावर, they were having lot of sources, economic sources, political power, military potentials. इनको क्या जरूरत थी अलायंस पार्टनर्स को बनाने के लिए? Why the super powers needed the alliance partners? ये जो emergence of two blocks, हमारे जहन में कभी ये भी आता है, why the super powers needed the alliance partners? इनको क्या जरूरत थी? अमेरिका को क्या जरूरत थी पाकिस्तान को अपना अपना एक अलायंस पार्टनर बनाने की?
यूएसएसआर को क्या जरूरत थी क्यूबा को अपना एक मुल्क बनाने, छोटे मोटे क्यूबा को अपना एक अलायंस पार्टनर बनाने की? व्हाट वर द रीजंस फॉर द सुपर पावर्स टू हैव द अलायंस पार्टनर्स? इसके लिए भी जो है व्हाई द सुपर पावर्स, व्हाई दे नीडेड, हमें यहां पर यही देखने, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको डिस्कस करेंगे। Why the superpowers needed the alliance partners? Why the superpowers needed the alliance partners? सुपर पावर, जो दो सुपर पावर्स, जो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो वो था, उनको क्यों, क्या जरूरत थी अलायंस पार्टनर्स को लेने की, उनको अपने साथ जोड़ने की? देखो, उनको जो सबसे अहम, अगर हम देखेंगे पहले जरूरत क्या थी, दैट इज टू गेट वाइटल रिसोर्सेस, टू गेट vital resources. Number second, number first, to get vital resources. Number second, to have big territories, to have big, or we can say huge area in order to spread their ideologies. Number third, locations from which they could have the surveillances on the rival to get the important locations in order to have surveillances over the rivals, Number fourth, to get market access, to get markets, हमें इंटरनेशनल लेवल पर दो सुपर पावर्स को क्या जरूरत पड़ी थी? इनको अलायंस पार्टनर्स की जरूरत पड़ी। ये जो हमारे पास ये जो वजूहात है, नंबर फर्स्ट, टू गेट वाइटल रिसोर्सेस। दुनिया में अगर आप लोगों को पता है, हम सबको ये मालूम है कि खुदा ताला ने या कुदरत ने जो रिसोर्सेस है इनको बहुत सारे जगहों पर रखा है। हर किसी जगह हर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है। इन आवर कश्मीर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। इन जम्मू वी मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। In Ladakh, there are different types of resources available, and same is the case with the rest of the world. In West Asia, we have one type of resources. In America, we have different types of resources. In Asia, we have different types of resources. तो ये जो resources हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस सुपर पावर के पास जितने ज्यादा resources होते, वो उतना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करके उनको इस्तेमाल में लाकर ज्यादा ताकतवर बन जाता। ये उसको मदद देते इकोनॉमिक तरक्की में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में।
तो इसलिए टू हैव द to have vital economic resource, or we get to have vital resources such as oil and minerals, इन सुपर पावर्स को जरूरत पड़ी है अलायंस पार्टनर्स की। इन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा है और वहां के जो रिसोर्सेज थे उनको बरोईकार लाकर उनका इस्तेमाल किया और उनका फायदा उठाया। दूसरी बात, इनको क्यों चाहिए थे इनको अलायंस पार्टनर्स? इनको बड़ा एरिया चाहिए था, बिग ह्यूज एरियाज, बिग टेरिटरीज, so that they could expand, spread the ideologies of their particular systems. मैंने आपको कहा कोल्ड वॉर was actually the war of ideologies, ideological divide, ideological polarization. It was a main cause for the emergence of the Cold War. और ये जो कोल्ड वॉर है, ये दोनों सुपर पावर्स कोशिश कर रहे थे उनका निजाम, उनका सिस्टम, उनका तरीका चलने का, या सियासी हो, इक्तिसादी हो, समाजी हो, तो उसको आगे ले जाने के लिए इनके पास इनको वो एरिया चाहिए था, इनको वो जमीन चाहिए थी, इनको ज्यादा मुल्क चाहिए थे जहां पर ये अपनी आइडियोलॉजीज को कायम करते, उसको स्प्रेड करते और उसको नाफिज करते वहां पर। इसलिए भी इनको अलायंस पार्टनर्स चाहिए थी। और नंबर तीसरा, टू गेट द इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन ऑर्डर टू हैव सर्वेलेंसेस ओवर द राइवल्स। देखो, दो सुपर पावर जो थे, ये मैंने आपको कहा, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। कोल्ड वॉर वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, इट वाज अ प्रोपेगेंडा वॉर, जिसमें कोशिश की, दोनों सुपर पावर्स हर कोई कोशिश कर रहे थे, हर कोई एफर्ट कर रहे थे, हर कोई पॉलिसी चला रहे थे एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए। अगर आपको दूसरा कमजोर बनाना है तो आपको नजर रखनी है उसकी कमजोरी पर, या उसके पास क्या हथियार है, उसके पास क्या क्या चीज है। उसको कमजोर बनाना तो उन चीजों पर नजर रखनी है, उस पर पूरी तरह से वॉच एंड वॉर रखना है। इसी तरह से दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर नजर रखने के लिए उन्होंने एक दूसरे के नेबरहुड में वहां अपने अलायंस पार्टनर्स बनाए, ताकि उनको खबर रहे, वो लोग खबर रखे अपने दुश्मन के बारे में, अपने रकीब के बारे में वो खबर रखे। So in order to have surveillances, the superpowers, they needed the alliance partners. और इसके अलावा जो है टू गेट मार्केट्स, दोनों मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर वाज टू हैव इकोनॉमिक, टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो दोनों मुल्क ज्यादा से ज्यादा मुल्कों पर हुक्मरानी करना चाहते थे, अपनी जो हेजेमोनिक डिजाइन उनके थे उनको बरोईकार लाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को उन पर अपना निज़ाम कायम करना चाहते थे, ताकि वहां के मार्केट एक्सेस इनके पास रहे और वहां के मार्केट्स में ये अपनी चीज़ों को भेजे, वहां से ये रॉ मटीरियल ले, ताकि इनकी इकोनॉमिक तरक्की, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन बन जाए। दीज वर द रीजंस व्हाई द टू सुपर powers they needed the alliance partners. इसके अलावा अगर हम कहेंगे now why the alliance partners needed this very, if we say the super powers, alliance partners को भी क्यों चाहिए थे? इनको भी जो चाहिए थी, इनको एक रिकॉग्निशन चाहिए थी, इनको इकोनॉमिक एड चाहिए था। सबसे पहले इनको रिकॉग्निशन चाहिए थी, इनको इकोनॉमिक एड चाहिए था, इनको सिक्योरिटी चाहिए थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए थी। अपने जो लोकल राइवल्स इनके थे उनसे बचने के लिए इन्होंने सुपर पावर्स को ज्वाइन किया। तो ये रहा इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें कोल्ड वॉर में है, वो है नॉन अलाइनमेंट। नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम कह सकते हैं, या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी हम कह सकते हैं इसे। नैम बेटा, मैंने आपको इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, जो इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स,
after the World War II, the process of decolonization started. Decolonization. Decolonization. Decolonization क्या है? The process which started after the end of World War II, and under which a lot of nations got independence. डीकोलोनाइजेशन क्या है? डीकोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन हम किसे कहते हैं? कोलोनाइजेशन हम कहते हैं जब एक मुल्क को नवाब, जब उसे जो बड़े बड़े है ना कॉलोनियल पावर्स जो हुआ करते थे उस जमाने में, जब वो मुल्कों के अपने तहत लेते थे, उनको अपनी कॉलोनीज बनाते थे. डीकोलोनाइजेशन उसका अपोजिट है. वर्ल्ड वार सेकंड ने, मैंने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए, दोनों में मैंने आपको कहा कि इट वाज वर्ल्ड वार सेकंड which damaged the positions, the overall positions of the big powers. चाहे बरतानिया हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, ये जो बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, ये जो बड़े बड़े कॉलोनियल पावर्स थे, वर्ल्ड वार सेकंड ने इनकी इमेज को डेंट किया है, तबाह करके रखा. ये कमजोर पड़ गए. इनके तहत जो ममालिक थे जिन पे ये हुकूमत किया करते थे, जो इनकी कॉलोनीज हुआ करते थे, इन्होंने उन कॉलोनीज को आजाद किया है. बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द पोटेंशियल, दे वर नॉट हैविंग नाउ द रिसोर्सेज, दे वर नॉट हैविंग नाउ द पावर टू हैव कंट्रोल ओवर दीज कॉलोनीज. उनके पास अब वो पावर नहीं था. बरतानिया जो इतना बड़ा मुल्क था, जो इतना बड़ा कॉलोनियल पावर था, वर्ल्ड वार सेकंड ने उससे भी इतना कमजोर बनाया, तो उसको भी जो बहुत सारे उसके कॉलोनीज थे उनने उनको आजाद करके छोड़ा. तो डीकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस अंडर विच ए लॉट ऑफ नेशंस गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड. वो जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है जिसके तहत बहुत सारे मुल्कों को आजादी मिली है, उसे हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं. जब ये डीकोलोनाइजेशन हुई है, जब ये डीकोलोनाइजेशन हुए, इसके जरिए जो दुनिया है इसमें बहुत सारे नए पावर्स नए मुल्क है ना वो वजूद में आए. बहुत सारे नए मुल्क बन गए, क्योंकि वो तब तक उन पर क्या हुकूमत किया करते थे. कौन हुकूमत किया करता था? उनमें ये कॉलोनियल पावर्स हुकूमत किया करते थे. ये कॉलोनियल पावर्स उन पे हुकूमत किया करते थे. और अब ये जब आजाद हुए, ये नए मुल्क, ये नए एंटिटीज इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये वजूद में आए और नए मुल्क दुनिया में ऐड हुए. अब ये जो नए मुल्क वजूद में आए हैं, जो दुनिया में वजूद में आए, जो ये नए मुल्क वजूद में आए, इनमें से बहुत सारे मुल्कों ने एक सुपर पावर या दूसरे सुपर पावर को ज्वाइन किया. Most of these newly independent nations, they either joined this superpower or joined this very superpower. The newly independent countries either joined this superpower or the other one, that superpower. कुछ लोगों ने इनको ज्वाइन किया है और कुछ लोगों ने इनको ज्वाइन किया. लेकिन कुछ खास गिने चुने मुल्क थे, कुछ खास गिने चुने मुल्क थे जो आजाद हुए. लेकिन उन्होंने क्या किया? ना उन्होंने इसको ज्वाइन किया और ना ही उन्होंने इसको ज्वाइन किया. जो कुछ मुल्क थे, मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ द डीकोलोनाइजेशन सो मेनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस. Most of these countries, independent countries, most of them either joined this bloc or that very bloc.
this superpower at that very superpower and became the part of either this block or that very block. But some of them उन्होंने क्या किया, ना उन्होंने इसको ज्वाइन किया ना ही इसको ज्वाइन किया, वो आजाद रहे, ना उन्होंने इस सुपर पावर को ज्वाइन किया है और ना ही उन्होंने इस सुपर पावर को ज्वाइन किया। जब उन्होंने इनको ज्वाइन नहीं किया है और ये इन्होंने फैसला किया है हम इनके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, we will not join the bloc politics, we will not join the world cold war politics, we will not join the ideological polarization. इन्होंने ये फैसला किया हम कोल्ड वार को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम अलग रहें, हम कोशिश करेंगे दोनों से दूर रहना। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कोल्ड वार पॉलिटिक्स में वहां उसूल था यू आर आइदर माई फ्रेंड और माई एनिमी। अगर ये जो आजाद मुल्क है, अगर ये इसके दोस्त बन जाते तो ऑटोमेटिकली ये इसके दुश्मन बन जाते। अगर अब ये इसको ज्वाइन करके इसके दोस्त बन जाते तो ऑटोमेटिकली ये इसके दुश्मन बन जाते। इसलिए इन्होंने फैसला किया है ना हम इसको ज्वाइन करेंगे और ना ही इसको ज्वाइन करेंगे, ना हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे। We will neither join this superpower nor this super. We will neither join the US bloc nor the Soviet bloc. But we will try to maintain good relations with both the superpowers. हम कोशिश करेंगे दोनों सुपर पावर्स के साथ अच्छी रिलेशन कायम रखने की। हम कोशिश करेंगे, इन मुल्कों का कहना था, इन मुल्कों की आइडियोलॉजी थी, इन मुल्कों की सोच ये थी, वी विल नॉट ज्वाइन वन सुपर पावर एंड बिकेम एनिमी ऑफ द अनदर सुपर पावर। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव गुड रिलेशंस विद बोथ द सुपर पावर्स। ये जो इन मुल्कों की जो ये पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ दोज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज which got independence after the World War II. Their policy of not joining the Cold War, of not joining the bloc politics, of not joining the politics of hate, of not joining the ideological polarization. This policy is known as non-alignment. ये जो इनकी पॉलिसी थी, ना इसको ज्वाइन करना ना इसकी इस गंदी सियासत को ज्वाइन करना जिसके बुनियाद पर ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, तो इनकी इस पॉलिसी को ऑफ नॉट ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इट इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसी को हम कहते हैं नैम। हम कहते हैं कि ये जो बट सम न्यूली इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स, ये जो नए इंडिपेंडेंट सॉवरन, चाहे इसमें इंडिया था, इंडिया वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द नैम, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, बर्मा, गाना, योगोस्लाविया, दीज वर सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनका बहुत योगदान है नैम को बनाने में। इन्होंने क्या कहा कि ना हम इसको ज्वाइन करेंगे और ना हम इसको ज्वाइन करेंगे, और इसको इस ना ज्वाइन करने को हम नैम कहते हैं। हम नैम कहते हैं, हम इसे नैम कहते हैं। अब नैम क्या है, अगर हम कहेंगे अब नैम क्या है, नैम, इट इज अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव दैट एडवोकेट्स, इट इज ए फॉरेन पॉलिसी इट इज अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव that advocates it is a foreign policy perspective that advocates freedom from commitment to any power bloc, freedom from the commitment to any power
block, to any power block. ये जो नाम है ये फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, ये वो एक नजरिया है, बैनुल अक़वामी नजरिया था उन मुल्कों का जो आजाद हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, कि हम अपनी जो हमारी जो पहचान है, जो हमारी आजादी है, जो हमारी सालमियत है, हम इसको हम कमिटमेंट नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को, किसी पर्टिकुलर सुपर पावर को इस पे हक रखने की। यानी वी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर इंडिपेंडेंस, लेट दिस इंडिपेंडेंस प्रिवेल, लेट वी एंजॉय दिस इंडिपेंडेंस, वी विल नॉट हिच आवर कैरेज टू द इंजन ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। हम अपने जो आपको किसी के साथ बांधना नहीं चाहते, फिर वही करना होगा जो सुपर पावर कहेगा, फिर वही करना होगा। इट स्ट्रेसेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस एंड एक्शन, इट स्ट्रेसेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस and action in the foreign affairs. नैम का था इट स्ट्रेसेस, ये वो एक पर्सपेक्टिव था, वो नजरिया था, वो आइडियोलॉजी थी, वो सोच थी जो चाहती थी कि एक मुल्क के पास उसकी सालमियत रहनी चाहिए, एक मुल्क के पास उसकी वो अपनी आज़ादी रहनी चाहिए, ताकि वो अपने मसले जो हुए, जो उसके अपने मसले चाहे अंदरूनी हो या चाहे बैरूनी हो, उन पर उसका हक रहे, कोई दूसरा मुल्क इसका ये हक ना छीने। मैंने आपको कहा कि जो दो सुपर पावर्स थे और जो उनके अलायंस पार्टनर्स फिर कुछ नहीं करते थे, उनको वही करना पड़ता था जो सुपर पावर कहता था। उनको अपनी आजादी से हाथ धोना पड़ा। जो मुल्क, जो ममालिक जिन्होंने कोल्ड वार में ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, उनको फिर ना अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस रही और ना फिर ना उनकी इंडिपेंडेंट एक्शन रही इन एक्सटर्नल अफेयर्स, चाहे या डोमेस्टिक अफेयर्स हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो। इट इज द पॉलिसी ऑफ नॉट अलाइनिंग विद एनी ब्लॉक। जो नैम है, नॉट अलाइनिंग विद किसी के साथ नहीं जाने का। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था, नैम का मतलब, जो नैम था इसका मतलब यह भी नहीं था कि इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में कोई हक नहीं था। नैम वाज वेरी मच एक्टिव इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यह चाहता था कि जो बैनुल अक़वामी निजाम, जो उस वक्त के पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जो इंटरनेशनल डिसीजंस लिए जाते थे, नैम उसमें बड़ा चढ़ाकर हिस्सा लेता था, लेकिन कोल्ड वार में हिस्सा नहीं लेता था, नेगेटिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता था, पॉलिटिक्स ऑफ हेट में हिस्सा नहीं लेता था। जाम्बियन प्रेसिडेंट केनेथ कोंडा ही से, जब उसे केनेथ कोंडा को, जो जाम्बिया के प्रेसिडेंट है, जब उसे कहा गया कि व्हाट इज नैम, उसने कहा नैम इज अ डिटर्मिनेशन टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। केनेथ कोंडा को कहा गया कि नैम को, उसने कहा कि यह वो मुसस्सम इरादा है, नैम वो इरादा है कि अपनी आजादी को, अपनी सालमियत को कायम रखना है और दूसरों की आजादी और दूसरों की सालमियत को भी कायम रखना है। हाँ, टू प्रिजर्व वन्स इंडिपेंडेंस, टू प्रिजर्व वन्स सॉवरेनिटी and to respect other people's independence and to respect the other nation's sovereignty। अपनी आजादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी सॉवरेनिटी को, इसको प्रिजर्व करना और दूसरों की इंडिपेंडेंस को, दूसरों की सॉवरेनिटी, उसको रेस्पेक्ट देना है, उसको रेस्पेक्ट देना है। टू रेस्पेक्ट सच इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी इन अदर स्टेट्स एंड टू डिक्लाइन टू टेक साइड्स इन द आइडियोलॉजिकल, in the major ideological struggle which rend the world। और उस गंदी सियासत से, उस जो सोच है, जो डिवीजन की सोच है, उससे दूर रहना है जिसने दुनिया को तोड़ के रखा था। टू डिक्लाइन टू टेक साइड्स ऑन द मेजर आइडियोलॉजिकल डिवाइड विच रेंड द वर्ल्ड। ये कौन कहता है? ये केनेथ कोंडा कहते हैं।
अब कहेंगे कि इसका ऑरिजिन, नाम, ये जो वर्ड है कहां से आया है। हाँ, जैसे हम कहते हैं हु हैज कॉइन्ड द टर्म नाम and who has popularized it in the international level, in international conferences, and who has popularized the term NAM in the academic sense. The term NAM was coined by an Indian diplomat V.K. Menon. V.K. Menon. The term NAM has been coined by Indian diplomat V.K. Menon in his speech at UNO in 1953. In his speech at UNO in 1953. नाम को किसने कॉइन किया है? कृष्णा मेनन, वी कृष्णा मेनन, इंडियन डिप्लोमैट, इसको हम कहते हैं हिंदुस्तान के उस जमाने में द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर नेहरू एट दैट टाइम. उसने नाम को कॉइन, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है ये वी.के. मेनन है. और अगर आपको ऑब्जेक्टिव होगा आपको वहां पर यही लिखना है, इट इज वी.के. मेनन. एट कॉन्फ्रेंस लेवल एक्चुअली उसने इसको यूएन डिप्लोमेटिक लेवल पर उसने इसको इस्तेमाल में लाया. एट डिप्लोमेटिक लेवल इट वाज वी.के. मेनन हु कॉइन्ड द टर्म नाम, बट एट द कॉन्फ्रेंस लेवल इट वाज जवाहरलाल नेहरू हु यूज्ड इट. जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर है या पहले बंदे हैं जिसने कॉन्फ्रेंस लेवल पर नाम को इस्तेमाल में लाया है. इट वाज जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग हिज स्पीच इन कोलंबो, श्रीलंका इन 1954. नेहरू ने इसे 1954 में, 1954 नेहरू यूज्ड इट एट द conference level. And George Liska used it in the academic sense और academic circles. academic circles में जॉर्ज लिस्का ने इसे इस्तेमाल में लाया. तो अगर हमें ये होगा वहां पर कि who has coined the term, it is V.K. Menon. Who has used it at the diplomatic level? After V.K. Menon it was Jawaharlal Nehru who popularized the term NAM at the conference level. And in academic senses, in academic circles, it was George Liska who has used and popularized the term NAM. What are the features of the NAM? इसके features क्या थे? Features of NAM. Number first, averse to the Cold War. Number second, averse to the Cold War. Against number second, against the ideological divide. Number third, it was against the military alliance. Against the military alliances. Number fourth,
own path of development. Number 5th, support the UNO. These were the features of the NAM. NAM के ये सबसे पहले it was against the Cold War. मैंने आपको कहा कि NAM, it is that very perspective, it is that very ideology, it is that very thinking which was totally against the Cold War politics. और इसके अलावा it was against the ideological divide. जो नैम कंट्रीज थे, जो वो ममालिक थे जिन्होंने नैम को ज्वाइन किया, वो उतनी सिट्रस नहीं देते थे आइडियोलॉजिकल डिवाइड पर। हां, आप कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, आप सोशलिस्ट हो सकते हैं, आप कम्युनिस्ट हो सकते हैं, यह आपका अपना मामला, जैसा आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसा आपका इक्तिसादी निज़ाम है, उसी हिसाब से आप अपना जो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, आप उसी हिसाब से तय कर सकते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। तो it was against the ideological divide and more than ideological divide, it was against the military alliances. जो military alliances क्रिएट किए गए थे और जिनके बुनियाद पर लोगों को डराया जाता था, जो सोवियत यूनियन अमेरिका को डरा रहा था, वारसा पैक्ट के बुनियाद पर, और अमेरिका या वेस्ट जो सोवियत यूनियन और उसके अलायंस पार्टनर्स को डरा रहा था, नाटो के नाम पर, सीटो के नाम पर, सेंटो के नाम पर। ये जो नैम कंट्रीज थे ये इसके खिलाफ थे। ये चाहते थे जो पैसा मिलिट्री मीन, जो पैसा मिलिट्री मामला पर खर्च किया जाता है, जहाज बनाने, मिलिट्री जहाज बनाने में खर्च किया जाता है, मिसाइल बनाने में खर्च किया जाता है, एटम बम बनाने में खर्च किया जाता है, उस पैसे को तालीम पर खर्च करना चाहिए, डेवलपमेंटल वर्क पर खर्च करना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस पर खर्च करना चाहिए। तो इसके अलावा इनका अपना ओन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये किसी पर्टिकुलर सुपर पावर की आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे जैसा एक मुल्क है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, उसी हिसाब से उसका जो डेवलपमेंटल प्लान बनना चाहिए। और इसके अलावा NAM was it was an alliance, or we can say a group of those nations who were the faithful members of the UN and were supporting the UN policies, the UN initiatives and the UN ideology. NAM में बहुत पढ़ना बाकी है, relevance of NAM, India's role in NAM, लेकिन इस वक्त उतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं रहता है। एक टाइम लिमिट दिया जाता है हमें, और उसी टाइम लिमिट में हमें अपने लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने यहां पर आपको बताया आपने समझा होगा, और अगर इसके मामले में अगर आपको कोई भी, अगर आपका इशू है या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे मेल कर सकते हो। और मेरा मेल है जो आज आपको टीवी पर भी दिखा होगा, और मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। मेरा मेल है masoodalimeer@yahoo.co.in। शुक्रिया।